क्लास समेट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जैसा कि हमने इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज स्टार्ट की है, बीपीएससी, पीसीएस और सभी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें पॉलिटी का सेक्शन आता है, उसके टॉपिक हम अनुसूची, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी तक हमने संविधान के निर्माण से लेके उसके स्रोत की बात की, उसके क्या कहते हैं उसके भाग की बात की। अब भाग के बाद कौन सा आता है? अनुसूची। और उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेदों की। जैसा हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि मूलतः कितने आर्टिकल हैं? 395। भाग कितने हैं? 22। और अनुसूचियां कितनी हैं? मूलतः तो 8 हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 12। तो अभी हमें क्या करना है? इन 12 अनुसूचियों को याद रखना है कि इनके अनुसूचियों के अंतर्गत कौन कौन से विषय सम्मिलित है। ठीक है, यहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, इसलिए जितनी अनुसूचियां मैं यहां पढ़ा रहा हूं उसको बिल्कुल आप नोट डाउन करते जाइए, कलम और कॉपी लेके तैयार रहिए। ये समझ लीजिए, ये समय आपका ध्यान कहीं इधर उधर ना जाए, केवल व्हाइट बोर्ड पे रहे और मेरी बातों पे रहे। जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं उसको आप नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूलतः कितनी थी? 8। ठीक, तो अब हम चलते हैं पहली अनुसूची की ओर कि पहली अनुसूची में क्या था। पहली अनुसूची में है राज्य व संघ क्षेत्र। इसमें क्या है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, राज्य व संघ के क्षेत्र के बारे में ये बताती है पहली अनुसूची। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर दूसरी अनुसूची, सेकंड अनुसूची, ये क्या दिखाती है? सेकंड अनुसूची बताती है जो संघ के पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में, संघ के अधीन अधिकारियों के वेतन के बारे में बताती है। ठीक है, ये सीधा आप याद रखें, वेतन याद रखना कि वेतन। ठीक है, पहला क्या है? राज्य व संघ क्षेत्र के बारे में बताती है। दूसरा, संघ के अधीन अधिकारियों के वेतन के बारे में। इसको आप नोट करिए। ठीक है, वेतन के बारे में बताती है। वेतन हो गया, भत्ता हो गया, पेंशन हो गया, ये सारी चीजों के बारे में कौन बताता है? पेंशन हो गया, ये जितने आर्थिक लाभ टाइप के हैं, जो चीजें मिलती हैं, वो दूसरी अनुसूची में है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। सेकंड अनुसूची में इसी में बताया था कि संघ के जो भी अधिकारी हैं, जो भी उसके अधीन हैं सेवा देने वाले, उन सब के वेतन, भत्ता, पेंशन की जानकारी आपको कहां से मिलती है? सेकंड अनुसूची से। तो पहली, संघ एवं राज्य एवं संघ क्षेत्र, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। स्टेट का मतलब जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। संघ क्षेत्र का मतलब जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, ये सब यूटी है। ठीक है, तो 2 हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरी अनुसूची, थर्ड अनुसूची, शेड्यूल, इंग्लिश में बोलेंगे शेड्यूल, जिसमें आप कंफर्ट हो आप उसको लिख लीजिए। थर्ड अनुसूची में क्या है? थर्ड अनुसूची में है ओथ। ओथ के बारे में बात की। ओथ का मतलब क्या? जो हम लोग वहां पे कैसे, जैसे संसद में सदस्य बनते हैं तो क्या करते हैं? ओथ लेते हैं ना, शपथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं शपथ, शपथ। तो शपथ के बारे में कि कौन किसको शपथ दिलाएगा, कहां दिलाएगा, ये सारी चीजें जो हैं वो थर्ड अनुसूची में उल्लेखित है। ठीक, थर्ड अनुसूची में क्या है? शपथ के बारे में है। जैसे कि संसद के सदस्य कैसे शपथ लेंगे, क्या कैसे लेंगे, प्रधानमंत्री का क्या शपथ होगा, हर चीज के शपथ के बारे में ये थर्ड अनुसूची बताती है। ठीक है, इसमें जितने भी अधिकारियों, पदाधिकारियों के बारे में दिया गया होगा इस अनुसूची में बताती है कि इन अधिकारियों का ऐसे ऐसे शपथ होगा। पहली, राज्य व संघ क्षेत्र। दूसरी, संघ के अधीन पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता, पेंशन के बारे में। तीसरी में ओथ के बारे में। अब बात करते हैं हम चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है। मैं इसके नीचे ही लिखते जाता हूं जिससे कि अब लास्ट में पूरा हो जाए। चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा गया है? फोर्थ शेड्यूल में लिखा है, फोर्थ शेड्यूल में क्या है? फोर्थ शेड्यूल जो राज्यसभा में
राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में दिया गया है। राज्यों के प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा के प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, प्रतिनिधित्व, कि वहां किस प्रकार से ये लोग राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे रहेगा राज्यसभा में, ये चीज डिस्कस किया गया है। किसमें? 4th शेड्यूल में। कितने शेड्यूल है? 12। मूलतः कितने थे? 8। 4 बाद में जोड़े गए हैं। कौन कौन से जोड़े गए हैं मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में। अच्छा, राज्यसभा में किस किस का होता है? राज्य का होता है, और प्लस जो दिल्ली और पुडुचेरी जहां पे ऐसी यूटीज जहां पे विधानसभाएं हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होता है। कहां? 4th राज्यसभा में। आपको पता होगा कि दिल्ली से भी राज्यसभा में मेंबर भेजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ विधानसभा है, और यूटी से नहीं भेजे जाएंगे, दिल्ली और पुडुचेरी से। तो राज्यों और ऐसे यूटीज जहां विधानसभाएं हो, याद रखना, जहां विधान सभा हो। ठीक, तो ये हो गया 4। अब 5वीं अनुसूची के बारे में चलते हैं कि 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया। मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे आने से क्या है कि दिक्कत होगी। आपने नोट कर लिया होगा तो मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया? 5वीं अनुसूची में बताया गया है जो शेड्यूल कास्ट, 5वीं अनुसूची में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो क्षेत्र हैं उनमें उसका प्रशासन कैसा होगा, नियंत्रण कैसा होगा, इसके बारे में बताया गया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, SC ST के क्षेत्र व प्रशासन नियंत्रण के बारे में। ठीक है, नियंत्रण के बारे में, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र होते हैं ना, वहां पे थोड़े विशेष उपबंध होते हैं जिससे उनकी संस्कृति का संरक्षण किया जा सके। शेड्यूल ट्राइब के लिए सब होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में उनको ये अधिकार दिए गए हैं। तो शेड्यूल कास्ट वो शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र वो प्रशासन नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में दिया गया है। इसको आप नोट करिए। ठीक है, 5वीं अनुसूची में जो, इसको मैं 1 मिनट रुपए हिंदी में बताऊं, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया, ऐसी नहीं, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित, इसको अनुसूचित समझना, अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों, क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया व जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बताया जाता है, इसके बारे में बात की गई। ठीक है, अब 6ठी अनुसूची के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वहां शेड्यूल कास्ट नहीं रहेगा, जो मैंने SC लिखा था उसको हटा दीजिए, SC नहीं, यहाँ शेड्यूल एरिया रहेगा। शेड्यूल एरिया वो जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के जो अधिकार हैं उनके बारे में जो ब्यौरा है वो 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में क्या दिया गया है? 6ठी अनुसूची में क्या दिया गया है कि ये तो हो गया शेड्यूल ट्राइब के एरिया, वो जो शेड्यूल एरिया उसके बारे में। अब कुछ प्रदेश के विशेष रूप से यहाँ पे उल्लेख किया गया है शेड्यूल एरिया के बारे में। उसमें कौन से हैं? उसमें है असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के राज्यों के शेड्यूल एरिया के जो
प्रावधान है वो छठी अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये राज्य जरूर नोट कर लीजिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक, छठी अनुसूची में ये बात बिल्कुल इसको नोट कर लेगा, ये राज्य बहुत पूछता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, इसके क्षेत्र से, इसके जनजाति क्षेत्र के प्रशासनिक उपबंध के बारे में, प्रशासनिक उपबंध, ठीक है, उपबंध के बारे में कि वहां पे कैसे प्रोविजन रहेंगे जनजातीय क्षेत्र, मिजोरम के जनजातीय, ठीक है, शेड्यूल एरियाज में कैसे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस रहेंगे, किसके, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में, वो कहां दिया गया है, छठवीं अनुसूची में। ठीक, वो कहां दिया गया है, छठवीं अनुसूची में, इसके प्रशासन के बारे में हो गया। पांचवी में हो गया, अच्छा जनजातीय क्षेत्रों में, इसमें ना जैसे उनमें क्या हो गया, जनजातीय क्षेत्रों में खनन का अधिकार हो गया, हाँ, संसाधनों पे नियंत्रण का अधिकार हो गया, उन सब के बारे में पांचवी अनुसूची में दिया गया है। तो जनजातीय शेड्यूल एरिया के बारे में अगर कहेगा तो पांचवी अनुसूची, और कहेगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के शेड्यूल एरिया के बारे में तो वो छठी अनुसूची। ठीक है, अब बात करते हैं हम सातवीं अनुसूची पे। आपने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे चलते हैं। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में क्या दिया है, सातवीं अनुसूची में क्या दिया है, इसमें दिया गया है केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में, शक्तियों के बंटवारा। मैंने आपको बताया था कि भारत कैसा है, भारत एक अर्धसंघीय प्रकृति का जो यूनियन है वो कैसा है, क्वासी फेडरल है। तो यहाँ पे केंद्र व राज्यों के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर का बंटवारा होता है कि कुछ पावर केंद्र के पास रहेंगी, कुछ पावर राज्यों के पास होंगी। ठीक है, तो ये जो किस प्रकार से ये पावर बटी होंगी, जो पावर का बंटवारा होगा वो किस प्रकार होगा, ये किस अनुसूची में दिया गया है, सातवीं अनुसूची में। 12 अनुसूचियां हैं, हमें 12 के 12 की विशेषताएं जाननी है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है वहां पे कि किस अनुसूची में केंद्र व राज्य की शक्तियों के बीच बंटवारा का प्रावधान दिया गया है, सातवीं अनुसूची। किसमें, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के शेड्यूल एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है वो कहाँ दिए गए हैं, 6th अनुसूची, 6th शेड्यूल। किस शेड्यूल में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में प्रावधान दिया गया है, 5th शेड्यूल में। देखना, अनुसूचित क्षेत्र 2 हैं, 5वें में किसी भी राज्य का नाम नहीं, 6ठे में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्यों का नाम है। अच्छा, इन 4 राज्यों को आप याद करने का मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, छोटा सा। एटीएम में मी, एटीएम में मी मतलब मैं, तो इसमें देखना असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, या इसको मेघालय बोल दीजिए। तो इससे आप 4 याद रखिएगा, ठीक है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो चारों को याद रखिए, क्योंकि कोई एग्जामिनर यही फंसाता है, क्योंकि आपको क्या है ना, अब वहां पे मणिपुर भी है, नॉर्थ ईस्ट में तो 7 स्टेट आ जाएंगे, अरुणाचल, फिर नागालैंड, और फिर क्या कहते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो वहां पे 7 स्टेट, सिक्किम। तो अब 7 स्टेट में आपको 4 याद रखने, तो इसको 4 स्पेशली याद कर लीजिएगा, नहीं तो वो आपको नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट देके आपको फंसा देगा वहां पे। वो वहां पे यही एग्जाम में यहाँ ही बच्चा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि स्टेट के नाम याद करता नहीं है, और जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हमें याद आते हैं तो हम पता नहीं चलता कि हाँ हमें असम को लेना है, अरुणाचल को लेना है, मेघालय को लेना है कि मणिपुर को लेना है। तो इसलिए आप याद रखना है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, चारों स्टेट, इनके शेड्यूल एरिया के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस किए गए वो किसमें है, 6th शेड्यूल में। और केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का जो शेड्यूल है वो कौन सा है, 7वां शेड्यूल। 7वें में कैसे केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा वो 7वां शेड्यूल बताता है। ठीक, इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
पांच शेड्यूल अपने और बचे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है ना, इसमें 3 अनुसूचियां हैं। मैंने आप पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ अधिकार बांटे गए हैं तो उनकी अनुसूचियां बनाई गई हैं कि राज्य की सूची होगी कि राज्य इन चीजों पे कानून बना सकता है। जैसे राज्य पुलिस जो विभाग है ये किसके अंतर्गत आता है? पुलिस विषय, ये राज्यों के अंतर्गत है। पुलिस के मामले में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उससे रिलेटेड जो कानून होगा वो राज्य सरकार ही बनाएगी। जैसे जेल है, कारागृह है, ये भी स्टेट का मामला है। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, दिल्ली में जो जब केजरीवाल जो उनको गिरफ्तार किया गया था, जो यहाँ के सीएम थे, तो उनको जब गिरफ्तार किया गया तो वो सोचिए कि वो इस स्टेट के सीएम है और तो वो जेल भी उनके अंडर में आ रही है, लेकिन वो अपने जेल के अंडर के उसमें गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि जेल जो है वो राज्य की सूची का विषय, वो उनके अंतर्गत ही आता है। और ऐसे पुलिस जो है वो राज्य की सूची का विषय है। लेकिन हाँ, नॉर्मल स्टेट में होता है राज्य सूची का विषय पुलिस, बट यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली में पुलिस राज्य के अंतर्गत नहीं है, वो आती है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ये यहाँ पे एक अपवाद है, ठीक है। तो ये चूंकि राजधानी है तो यहाँ पे कुछ चीजें अपवाद रूप में है। वैसे आप किसी भी स्टेट में जाएंगे वहां की पुलिस वहां के राज्य को ही रिपोर्ट करती है। जैसे यूपी में चले जाए तो वहां के सीएम को करेगी या यूपी गवर्नमेंट को करेगी, और पंजाब में चले तो पंजाब गवर्नमेंट को करेगी, ऐसे ही चीजें होती हैं। हाँ, दिल्ली में चीजें अलग हैं क्योंकि ये एक राजधानी है और ये एक यूटी है, ठीक। तो इसी प्रकार से ये सूची बांटी गई। तो इसमें 3 सूचियां हैं। पहली इसमें देखो 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी? एक होती है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, इसको बोलते हैं संघ सूची। एक होती है राज्य सूची, अभी मैं बताता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। एक होती है समवर्ती सूची, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं इसको यही बता दे रहा हूं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची को बोलते हैं कंकरेंट, CONCURRENT, कंकरेंट लिस्ट। इसको स्टेट लिस्ट, स्टेट की आप जानते ही होंगे, STATE, यूनियन लिस्ट। ये 3 लिस्ट में सारी विषय बांटे गए हैं कि किसके अंतर्गत क्या काम कराया जाएगा और किससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा। जैसे अभी जनगणना की बात हम कर रहे हैं कि 2027 में जनगणना होनी है, तो ये किसके कौन कराएगा? तो ये संघ सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये संघ सूची के द्वारा, वो संघ सूची के विषय में है, तो ये काम कौन कराएगा? संघ कराएगा। पुलिस से रिलेटेड कोई काम है तो वो कौन कराएगा? राज्य सूची है तो राज्य सरकार कराएगी। और क्या होता है कि जब कुछ ऐसे विषय हैं जिनको समवर्ती सूची में डाला गया है, उससे क्या होता है कि यहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर राज्य ने कानून बना दिया किसी विषय पे और उस पे अगर संघ ने, केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया, तो केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो प्रभावी हो जाएगा राज्य सरकार के कानून पे। मतलब जो केंद्र का कानून होगा समवर्ती सूची के विषय पे, राज्य सरकार के कानून को ओवरराइड कर देगा, उसको डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये 3 अनुसूचियां 7 शेड्यूल के अंतर्गत होती हैं। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची के बारे में, 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में है लैंग्वेज के बारे में। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 22 भाषाएं हैं। जब मैं वो करंट करा रहा था तो मैंने आपको बोला था ना कि शास्त्रीय भाषाएं होती हैं और राजकीय भाषाएं होती हैं, राजभाषाएं होती हैं। तो जो यहां मैं बात कर रहा हूं ये राजभाषा की बात हो रही है। 8 शेड्यूल, ठीक है। 8वें शेड्यूल में क्या है? 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में क्या है? राजभाषा के बारे में है कि कौन कौन सी भाषाएं होंगी, भाषाओं के संबंध में है ये, ठीक है। और इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22, ठीक। तो ये हो गया 8वीं अनुसूची भाषा के संबंध में, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने 9वीं अनुसूची पे। मैं आपको एक बार अनुसूची सारी बता दे रहा हूं कि कौन सा विषय, क्योंकि क्वेश्चन सीधा यहीं से आता है कि किस अनुसूची में कौन सा है। जैसे हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की तो किसमें है? 7th में। 8th में क्या है? भाषा से रिलेटेड है। 9th में क्या है? 9th में है जो भूमि के लिए जो चेंजेस किए गए थे,
भूमि वाला जो प्रावधान था, प्रथम संविधान संशोधन, वो इसी के अंतर्गत किया गया था, ये इसी में लाया गया है, ठीक है ना, 9वीं अनुसूची में। प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया गया था। विशिष्ट नियमों अधिनियमों को इसी में डाला गया है, विशिष्ट नियम अधिनियम, विशिष्ट नियम व अधिनियम, ठीक, कहाँ डाला गया है, 9वीं अनुसूची में, 9 शेड्यूल में, ठीक है, 9 शेड्यूल में इसको डाला गया है। अच्छा, ये बनाने का क्या था, चक्कर क्या था कि जब देश आजाद हुआ तो जो भूमि का केंद्रीकरण था वो जमींदारों के पास था। मतलब एक ऐसा ग्रुप था अपने यहाँ, क्योंकि अंग्रेजों के समय जमींदारी सिस्टम चल रहा था, 3 प्रकार की जो प्रणाली चलती थी अपने यहाँ पूरे भारत में। एक चलती थी कौन, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, एक चलती थी रैयतवाड़ी, एक चलती थी महालवाड़ी। ये जब हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे तो हम फिर बताएंगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, कि भारत में किस क्षेत्र में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी थी, किस में महालवाड़ी थी और किस में स्थायी बंदोबस्त था। तो स्थायी बंदोबस्त का रीजन इधर पड़ता है और रैयतवाड़ी का रीजन आपका नॉर्थ और क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो साउथ वेस्ट रीजन में रैयतवाड़ी चलती थी और जो महालवाड़ी थी वो एमपी यूपी पंजाब, वो चलती थी महालवाड़ी सिस्टम। तो जो ये जमींदारी वाले सिस्टम थे, इससे क्या हुआ था, जमीनों का केंद्रीकरण कुछ लोगों के पास हो गया था। तो इससे क्या हुआ, जब आजादी के बाद हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जो थे उस समय की सरकार थी, उनका विजन ये था कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो कि जो हमारे यहाँ भूमिहीन किसान है उनको भी लैंड मिल सके। तो उस समय जो क्या था कि जो अपने फंडामेंटल राइट थे, आपको मैं जब एफआर पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट, तो उसमें बताया उस समय क्या था, जब संविधान बना था तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था ना, वो फंडामेंटल राइट था। इस चक्कर में क्या हो रहा था कि ये जो भूमि का वितरण होना था, जो कि जिनके पास एक लिमिट से ज्यादा भूमि है उनको छीन के जो भूमिहीन किसान है, हाँ, लैंडलेस जो फार्मर है, उनको देना था। लेकिन चूंकि वो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था तो उसको छीन नहीं सकते थे। तो इसी को हटाने के लिए, राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश करने के लिए चीजों को ऐसा किया जा सके जिससे कि भूमिहीन किसानों को जमीन दी जा सके, इसीलिए ये 9th शेड्यूल का निर्माण किया गया कि उससे संबंधित प्रावधानों को हम इसमें डालेंगे। तो ये है 9th अनुसूची। अब हम चलते हैं अपने 10वीं अनुसूची की ओर। 10वीं अनुसूची क्या कहती है, 10वीं अनुसूची कहती है कि जो एंटी डिफेक्शन का लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ, 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। हुआ क्या, ये बात है, ये आया कैसे, ये आता है 10वीं अनुसूची का निर्माण हुआ 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये हुआ क्या कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि कई लोग क्या करते थे, अपने हित के लिए सरकार, इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके सरकार बनाते थे और सरकारें गिर जाती थी। तो क्या होता है, अगर सरकार स्थायी ना हो और नीतियां स्थायी ना हो तो फिर वहां पे क्या होता है, जो विकास का कार्य वो रुक जाता है। तो ऐसी घटनाएं न घटे, तो उस समय संसद में ये 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। इससे क्या हुआ कि कोई अगर एमपी एमएलए है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाके कोई चीज कर रहा है और पार्टी को छोड़ रहा है, तो उसकी सदस्यता को रद्द करने का कानून बना। इसको हम जब अनुसूची के अंतर्गत डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आपको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूरा बताएंगे, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक ही बनता है कि कैसे कैसे ये चीजें डेवलप हुई। तो अभी ये जानिए कि 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि 52वें 52 संविधान संशोधन के द्वारा आया था ये,
टाइमिंग है 1985, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ हिंदी में बोलते हैं दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य कर देना, अयोग्य कर देना, अयोग्य कर देना, ठीक है। अगर आपने दल परिवर्तन किया अपने हित के चक्कर में और पार्टी सरकार को नुकसान हो रहा है या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो तो आपकी वो जो मेंबरशिप है, आपकी जो एमएलए या एमपी की सीट है वो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप क्या है, आप जा रहे हैं, सरकार मान लो बन गई है और संसद है या विधानसभा है या लोकसभा है, उसमें कोई बिल लाया गया और आप तो हो इस पार्टी के लेकिन मत डाल दी उस पार्टी के पक्ष में, तो उस स्थिति में आपकी क्या होगी, आपका जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका जो वो क्या कहते हैं जो आपकी एमपी या एमएलए की सीट है वो एबॉलिश कर दी जाएगी, इस आधार पे कि आपने दल परिवर्तन एंटी डिफेक्शन रूल को फॉलो नहीं किया। तो ये 10वीं अनुसूची में आता है, 1985 में जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये हुआ क्या, अपने यहाँ पंचायती राज सिस्टम को लागू करने के लिए चीजें पहले से होती रही, बट अपने यहाँ पंचायती चुनाव ये सब रेगुलर नहीं हो पाए, ठीक है। अब चूंकि रेगुलर क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि इनका संवैधानिक प्रावधान नहीं था, इसीलिए अपने यहाँ पंचायती चुनाव और म्यूनिसिपैलिटी के जो होते हैं चुनाव, हाँ नगर पंचायत के, ये सब हो नहीं पाए। तो क्या हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची का निर्माण किया गया, जिसमें पंचायतों के बारे में दिया गया है, पंचायतों के बारे में, ठीक। इसको आप नोट करें, फिर हम बताते हैं अगला 12वीं अनुसूची के बारे में, 12th शेड्यूल। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों के बारे में, पंचायतों के निर्माण के बारे में ये सब चीजें दी गई हैं, उसके अधिकार के बारे में। और फिर आती है 12वीं अनुसूची, ठीक है। फिर आती है कौन सी, 12वीं अनुसूची। इसमें दिया गया है नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में। ये शायद 1992 है क्या, आप करेक्ट कर लेते हैं इसको। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में ये कानून बना। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। इसके प्रावधान है, क्या अधिकार होंगे, सारी चीजें इसी में उल्लेखित की गई हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 12 अनुसूचियों के बारे में, कि पहली अनुसूची में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, दूसरी में वेतन के बारे में, भत्ते के बारे में, पेंशन के बारे में, तीसरी में ओथ कि सब कुछ जो अधिकारी हैं उनके ओथ कैसे लिए जाएंगे उसके बारे में, शपथ कैसे लिए जाएगी। चौथे में हमने देखा कि राज्यसभा के अंतर्गत राज्यों और कुछ जो यूटी है जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, प्रतिनिधित्व कैसा होगा, उसके बारे में डिस्कस किया। इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इसमें जो कुछ बचा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको दो चीजें बता दूं कि जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायतों का प्रावधान है। पंचायतों के अंतर्गत ना 29 विषय हैं, ध्यान रखना। कितने हैं, 29 विषय। और नगर पालिका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसके अंतर्गत जो 12वां शेड्यूल है इसके अंतर्गत कितने हैं, 18 विषय। ठीक है, और इसको जोड़ा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। 29 विषय 18 विषय याद रखना है, क्वेश्चन में आज आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। 29 विषय और 18 विषय और दोनों 1992 में पारित हुए। ठीक है,
आप इसको नोट कर लिए। अच्छा, अब मैंने एक बताया था आपको 7th शेड्यूल, ठीक है। तो 7th शेड्यूल में क्या है, 7th शेड्यूल में मैं इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि 7th शेड्यूल के अंदर 3 अनुसूची मैंने आपको बताई थी। 7th अनुसूची, तो इसमें मैंने 3 अनुसूची बताई थी। कौन कौन सी? एक थी संघ, एक थी राज्य, ठीक है, एक थी समवर्ती सूची, ठीक, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कितने कितने विषय थे और क्या थे, मोटे तौर पे यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो राज्य सूची में प्रारंभिक रूप में कितने विषय हैं, फिर राज्य सूची और संघ सूची में कितने विषय हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो संघ सूची में कितने थे? 97 थे, ठीक है। मूल रूप में 97 है, इसको नोट करिए आप। 97 है संघ सूची में, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये वर्तमान में 98 है गणना की दृष्टि से। वर्तमान में 98 ये पहले हैं, ठीक है ना। 97 पहले है, वर्तमान में 98 है। ये संख्या याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, और ये जितने विषय हैं इस पे केवल संघ ही कानून बना सकता है, ध्यान रखिएगा, केवल संघ ही कानून बना सकता है। अब राज्य सूची की बात करें। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, कुल 66 विषय हैं, और वर्तमान में गणना की दृष्टि से, वर्तमान में गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से 58 या कितना 59 विषय हैं, 59 विषय, ठीक है। गणना की दृष्टि से 59 विषय हैं। 66 विषय मूलतः हैं, 97, 66 गणना की दृष्टि से 59 विषय हैं। इसमें वर्तमान गणना से 98 विषय हैं। अब समवर्ती सूची की बात करते हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, और वर्तमान में गणना की दृष्टि से, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 52 विषयों का उल्लेख है। 52 विषय, ठीक है, 52 विषय का उल्लेख, इसको आप नोट कर लीजिए, का उल्लेख है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें राज्य के संघ के लिए हैं और कौन सी चीजें वहां के लिए हैं, क्या कहते हैं। तो संघ में आता है, देखिए आपका, जैसे अभी मैंने आपको बताया था जनगणना, बताया था आपको, जनगणना आता है, बैंकिंग आता है, ठीक है, जनगणना आता है, बैंकिंग, जनगणना याद रखना क्योंकि जनगणना 2027 में होने वाली है। जनगणना आता है, बैंकिंग आता है, और आपका रेलवे आता है, निगम कर आता है, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, निगम कर आता है, नोट करते जाइए आप, जनगणना, बैंकिंग, रेलवे, निगम कर, ठीक है। रेडियो टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन, टेलीविजन, शेयर मार्केट, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब आता है संघ सरकार के अंतर्गत, संघ सूची में आते हैं सब, ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। अच्छा, अब देखते हैं कि राज्यों के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए, राज्यों के अंतर्गत मैंने आपको पहले क्या बताया था, पुलिस आती है सबसे पहला, भूमि आती है, भूमि का विषय क्या है। अच्छा, ये याद रखिएगा, रेलवे पुलिस भी इसी के अंतर्गत आती है। रेलवे आता है संघ में, लेकिन रेलवे पुलिस कहाँ आती है? रेलवे पुलिस कहाँ आती है? राज्य के अंतर्गत, याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे पुलिस। कारागार कहाँ आते हैं? राज्य के अंतर्गत, कारागार, ये भी राज्य, ये सब इंपॉर्टेंट है। राज्य, रेलवे पुलिस, पुलिस, भूमि,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिए, नोट करते जाइए, छोड़िए मत एकदम। लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, गैस, ठीक है, ये सब कहाँ है? सब राज्य सूची में है। और अच्छा, पंचायती राज राज्य सूची में आता है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कानून कौन बनाता है? पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अच्छा, निगम कर यहाँ आता है, लेकिन प्रति व्यक्ति कर, प्रति व्यक्ति कर राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, छूटना नहीं चाहिए आपका। प्रति व्यक्ति कर आता है इसके बीच में। लोक स्वास्थ्य का, जो स्वास्थ्य का आता कहाँ आता है? लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता भी इसमें आती है, स्वच्छता वगैरह कहाँ आती है? राज्यों के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करें, फिर हम आगे बताएंगे आपको कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। जैसे वन है, ठीक है ना, समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं? वन आता है, दंड प्रक्रिया आता है, विवाह आता है, क्या क्या आता है? वन, दंड प्रक्रिया, हाँ, विवाह, ये सब चीजें देखो, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, ये चीजें आती हैं समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण, देखिए जनगणना कौन करा रहा है? संघ सूची के अंतर्गत, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कौन देखेगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, ये नहीं चल रहा है। और आपराधिक मामले, आपराधिक मामले, ये भी यही देखा जाएगा, ठीक है ना, समवर्ती सूची में। वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, आपराधिक मामले, इसको नोट कर लीजिए आप। और आर्थिक योजना, आर्थिक योजना भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्थिक योजना भी इसी के अंतर्गत आता है। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से और स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्नैपशॉट भी ले लीजिए, इसका स्नैपशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये तीन सूचियां हैं जिसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आते हैं। इनमें क्या आता है ये चीजें आप नोट कर लीजिए अच्छे से, यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है। 12 टोटल सूचियां हैं, मूलतः 8 अनुसूचियां हैं, ठीक। 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप बिल्कुल याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 12 अनुसूचियों में क्या है, इस जो 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 3 इसके अंतर्गत सूचियां बनी हुई हैं। तो आपको तीनों के अंतर्गत क्या क्या विषय आए हैं देखिए, पुलिस किस में आती है, भूमि किस में है, कारागार किस में है, लोक स्वास्थ्य कहाँ किस में आता है, वन किस में है, समवर्ती में है, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह का जैसे विवाह करना, विवाह विच्छेद, ये दोनों चीजें समवर्ती सूची में आती है। देखिए जनसंख्या का गणना जो करनी है वो आएगा संघ सूची में, लेकिन अगर नियंत्रण की बात आएगी तो वो आएगा समवर्ती सूची में। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, जनगणना कहेगा तो संघ सूची, जनसंख्या नियंत्रण कहेगा तो समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और इसमें कितने संख्या, कई बार संख्या पूछ लेता है, तो याद रखना गणना के लिए 98 वर्तमान में है, राज्य में 59 है और समवर्ती सूची में 52 है, और मूलतः 97, 66,
और 47, 97, 66 एंड 47। ठीक, और कारागार राज्य में आता है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे कहाँ आती है? रेलवे मिनिस्ट्री किसमें है? संघ में। लेकिन रेलवे की जो पुलिस होती है वो राज्यों के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना। रेलवे की जो पुलिस होगी ना वो राज्य के अंतर्गत आएगी। रेलवे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, तो ये संघ सरकार के अंतर्गत है, लेकिन रेलवे के अंदर जो पुलिस कार्य करती है आप देखते हैं वो राज्यों के द्वारा नियुक्त होती है, वो संघ के द्वारा नियुक्त नहीं होती है। इसको वो क्या बोलते हैं, उसको रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिए। और पंचायती राज कहाँ आएगा? राज्य सूची में। प्रति व्यक्ति कर आएगा राज्य सूची में। और भूमि कर, निगम कर किस में आएगा? संघ सूची में। जो कॉर्पोरेट टैक्स होगा वो संघ सूची में आएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा अपनी अनुसूचियों का पार्ट। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है। देखिए, अब मैं आपको यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान, जितने भी स्टेट हैं उनकी पीसीएस की जो लिस्ट लाया हूं क्वेश्चन की, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, इसमें सीधा क्वेश्चन आया हुआ है 2015 यूपी पीसीएस का। ठीक है, कह रहा है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। मैंने क्या बताया था चौथी अनुसूची में, 4th शेड्यूल में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड यूटी इन राज्यसभा। देखिए इसमें क्या दिया, पहला ऑप्शन राजनीतिक दल बदल को, नहीं, राजनीतिक दल बदल किसमें आता है? 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ, मैंने अभी यही लिखा था, तो वो नहीं है। पंचायती व्यवस्था नहीं, वो 11वें शेड्यूल में है। भाषाओं का संबंध किसमें है? भाषाओं का संबंध किसमें था? 8th शेड्यूल में था। चौथा ऑप्शन राज्यसभा में स्थानों के आवंटन, ये आंसर है आपका। तो आपने देखा यूपीसीएस 2015 का क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ। और अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन आया हो, देखो एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। आईएएस 2003 में आया हुआ है और यूपी पीसीएस 2014 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो मैंने पहली सूची क्या लिखा था, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कौन बताता है? पहली अनुसूची। आपने सोचिए यूपीएससी 2003 और यूपीपीसीएस 2014 में सेम क्वेश्चन आया हुआ, रिपीट है। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ऐसे ही लोअर पीसीएस में आया हुआ है। अब देखिए एक मिलाने के लिए दिया है, आरओ 2016 का पेपर है, क्या दिया है इसमें? 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची से कौन संबंधित है? 7वीं में क्या है? 7वीं में मैंने क्या बताया था, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। 8वीं में क्या है? लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। और 9वीं में क्या है? 9वीं में मैंने क्या बताया था, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण था, जो स्पेशल अधिनियम थे उनको उसमें डाला गया था। और 10वें शेड्यूल में क्या है, दल परिवर्तन के आधार पे निर्रहता, अयोग्यता साबित कर देना। अगर कोई आदमी, कोई एमपी एमएलए रूल के खिलाफ जाके अगर पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज कर रहा है या उसके खिलाफ कोई कार्य कर रहा है, तो कैसे उनकी उनको अयोग्य ठहराया जाए, ये कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है 10th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, 10th शेड्यूल में दिया गया है, याद रखना आप लोग। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं, ऐसे ही क्वेश्चन काफी सारे बने हुए हैं। आप लोग जाइए और इसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, देखिए बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन आ गया सीधा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और कितने कितने विषय हैं। तो आपको ये नंबर जब याद रहेंगे तभी आप टिक कर पाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, संघ में कितने हैं? 97, 97। राज्य में कितने हैं? 66। समवर्ती में कितने हैं? 47, 47। तो आपको ये याद है तो आप कर लेंगे। अच्छा देखो, आपको मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। संघ में कितने? 97। समवर्ती में कितने? ये आपको हमेशा याद हो जाएगा, 47। और राज्य में कितने? 66। राज्य में कितने? राज्य में कितने? 66। ये मूलतः प्रविष्टियां हैं, ठीक है ना, मूल वाली। यूपी बिहार पीसीएस में आया हुआ है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, जाके आप देख लीजिए बीपीएससी में। अब देखिए इसको याद करने का मैं जो तरीका बताऊंगा आपको, उस वजह से शायद आपको याद हो जाए। देखिए संघ समवर्ती ऐसा सारा है 97, 47।
दोनों में आ रहा है 97 47 संघ समवर्ती, तो याद रखना संघ तो बड़ा ही रहेगा 97 वहां जाएगा, समवर्ती थोड़ा छोटा होगा तो वहां 47 आएगा। अब बची राज्य की, तो राज्य में 66। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, संघ में 97, समवर्ती में 47, ससंघ ससमवर्ती और 97 47। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना है इसको, संघ संघ समवर्ती 97 47 राज्य 66। ठीक, तो ऐसे ही आप इसको याद रखिए, क्योंकि ये क्या होता है ना, कई बार भूल जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज और बताया था आपको, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के जो शेड्यूल है उसमें कितने विषय हैं? पंचायती राज में 29 विषय हैं और म्यूनिसिपल में 18 विषय हैं। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है, 2021 या 22 में आया था, तो आगे भी ये आ सकता है। पंचायती राज के शेड्यूल में कितने विषय हैं? 29। म्यूनिसिपल नगर पालिका होती है उसके अंतर्गत जो शेड्यूल है, जो शेड्यूल कौन सा है अपना 12वां, तो 12वें शेड्यूल में कितने विषय हैं? 18 विषय। तो तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला नंबर बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। इसको आप नोट भी कर लीजिए, एक बार जो मैंने ट्रिक बताई वैसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे लास्ट चीज जो बची है, आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूं। कि जो अपनी मैंने आपको बताया था 8वीं अनुसूची के बारे में बताया था, 8वीं अनुसूची में देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि टफ से टफ क्वेश्चन बने ना तो भी सॉल्व हो जाए। इसमें अगर बहुत डीप जाएगा तो जाएगा क्या कि जो 8वीं अनुसूची है, मैंने पहले आपको ऊपरी तौर पर बताया कि कौन सी अनुसूची में क्या है, फिर मैंने आपको 7th अनुसूची के बारे में बताया कि कितने विषय हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में देखो क्या है, भाषाओं के बारे में दिया गया है। 22 भाषाएं आज हैं, पहले नहीं थी, ध्यान रखना। आज 22 भाषाएं हैं, पहले नहीं थी। पहले कितनी थी? 14। मूलतः कितनी थी? 14, ये याद रखना। अगर मूलतः लिखेगा तो 14 और वर्तमान लिखेगा प्रेजेंट तो 22। ठीक, इसको आप नोट करिए। जब मूलतः बोलेगा तो कितना बोलना है? 14, और जब बोलेगा कि वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अच्छा कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ेगी ये भी देख लीजिए। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और फिर 1992 में कोंकणी, नेपाली, ठीक है, और शायद मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया। इसको आप लिख लीजिए कि 1967 में, क्योंकि शुरू में तो कितनी थी? 14, तो बाद में कितनी जोड़ेंगे? 8। तो 1967 में सिंधी जोड़ी गई, सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया है। फिर उसके बाद 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया, 1992 में। ठीक है, और फिर 2004 में संथाली, मैथिली, डोंगरी, संथाली, मैथिली और डोंगरी जैसी भाषाओं को जोड़ा गया। संथाली, मैथिली, डोंगरी और ऐसे एक भाषा और है, कितनी? 3, एक 4 होंगे ना, एक बोडो। अब हो गई कितनी आपकी? 8 टोटल। 4 4 8 और 14 पहले थी, तो 14 + 8 = 22। 22 भाषाएं वर्तमान में हैं, मूलतः 14 थी, जब संविधान बना था तो 14 थी। सिंधी 67 में, 92 में 3 जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। 2004 में संथाली, मैथिली, डोंगरी, बोडो, ये भाषाएं बाद में जोड़ी गई। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, ये इसमें एक आध बार पूछ ये भी देता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो ये जो जोड़ा गया है वो 21
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, ये हल्का चल रहा है, रुकिए। 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, और ये जोड़ा गया है 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, ठीक है। 21, 71 एंड 92। 92वें संविधान संशोधन से संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो, 71वें से कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और 21वें से सिंधी जोड़ी गई है, ठीक है। ठीक, और ये 1992 में जोड़ा गया, और ये 2004 में, तो मैंने लिखा ही है, सन याद रखना। वैसे आप अमेंडमेंट याद रखिएगा, ठीक है, अमेंडमेंट बिल्कुल याद रखिएगा, अमेंडमेंट बिल्कुल याद रखिएगा। इस प्रकार से आज हमने अनुसूचियों को बहुत ही डीप में जाके, बहुत अच्छे से डिटेल में जाके देख लिया। अब आप ये तैयार करिए, इसको 1-2 बार पढ़िए और जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। मेरी पूरी उम्मीद है और आपकी मेहनत पे मुझे बड़ा भरोसा है, और हमारा कंटेंट जो हमारा चैनल प्रोवाइड कर रहा है आपको, इसकी ऑथेंटिसिटी मुझे भरोसा है कि आपके जो एग्जाम होंगे वो यहाँ से चीजें होंगी, और बिल्कुल आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सफल होंगे। तो इस प्रकार आप लोग लगे रहिए, हम भी आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।